फ्रेंड नमस्कार। मैं फिर आपके लिए 25 क्वेश्चन साइंस के लेकर आई हूँ जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी से संबंधित है। तो मैं क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अपकेंद्रीय बल। अब इसी में क्वेश्चन बनता है कि अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं और अविकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। जो बल बाहर की तरफ कार्य करता है उसे हम कहेंगे अपकेंद्रीय बल। यानी कि जैसे दूध से क्रीम निकालना और कपड़े धोने की मशीन, ऐसे उसको क्या कहेंगे हम, अपकेंद्रीय बल। तो इसमें यही पूछ रहा है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। फिर दूसरा है इसी में अवकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। जो बल केंद्र की तरफ कार्य करता है, यानी कि उसका जो फोकस होता है वो केंद्र की तरफ होता है, उसे कहते हैं अवकेंद्रीय बल। जैसे मोड़ पर गाड़ी का मुड़ना, इलेक्ट्रॉन का घूमना या मौत का कुआं जो होता है उसे उसमें उसमें होते हैं अवकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा केश का क्रिया, यानी कि केशकत्व जो होता है। अब केशकत्व में जैसे केशकत्व होता है आपका केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशकत्व कहते हैं। यानी कि केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को कहते हैं हम केशकत्व। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, जैसे पेड़ पौधों में जल तना जड़ शाखाओं में विद्यमान कई केश नली द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। और जैसे दूसरा भी एग्जाम्पल है, पानी से भरी बाल्टी में तौलिया का एक सिरा डुबा देने पर धीरे धीरे कुछ समय बाद तौलिया भीग जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है, केशकत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। ये पूछ रहा है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाते हैं तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। इसका राइट आंसर होगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो अब इसी में ये है कि जैसे जिस ताप पर बर्फ पानी में परिवर्तन होने लगता है उस ताप को हम कहते हैं बर्फ का गलनांक। इसका क्वेश्चन है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अब गलनांक किसे कहते हैं कि जिस ताप पर पानी में परिवर्तन होने लगता है उस ताप को हम बर्फ का गलनांक कहते हैं। अब बर्फ के टुकड़ों को जब हम आपस में दबाते हैं तो उसका गलनांक कम हो जाता है और उनके बीच पानी की एक परत तैयार हो जाती है। जब दबाव हटाया जाता है तो पानी की यही परत जम जाती है। यही कारण है कि दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 में है आपका सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों। तो इसका राइट आंसर होगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अब इसी में है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है तो दोनों संपर्क पृष्ठों के मध्य गति की विपरीत दिशा में तक बल कार्य करने लगता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल मैंने बता दिया आपको, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है तो दोनों संपर्क पृष्ठों के मध्य की गति की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है, उसे कहते हैं हम घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबंध देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। आवश्यक दर्पण देखने की न्यूनतम लंबाई है। इसका राइट आंसर जो होगा वो 0.75 मीटर है। और इसी में जैसे अर्थात व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए अपने से आधी लंबाई का दर्पण चाहिए। इसका जो जैसे मैंने बताया कि
1 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, वो उसका होगा आंसर 0.75। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए अपने से आधी लंबाई का दर्पण चाहिए, यानी कि 1.5/2 उसका हाफ हो जाएगा, आपका 0.75 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 0.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका कि पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 24। और 24 में इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में दिया है आपका, ये अणुभार दिए हैं आपके, जैसे पोटेशियम है इसका 39 है, मैग्नीज है इसका 54 है, और ऑक्सीजन है इसका 16 है। इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट का वो होता है आपका KMnO4। मैग्नीशियम जो होता है वैसे हमारा 19 नंबर पर होता है, लेकिन इसका परमाणु भार जो होता है वो 39 होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका अणुभार यानी कि आणविक द्रव्यमान, तो इसका 39 हो जाएगा। मैग्नीज वैसे हमारा 25 पे होता है, इसका परमाणु भार जो होता है वो 54 होता है। प्लस ऐसे ही ऑक्सीजन जो होता है हमारा 8 नंबर पे होता है, और 8 दूनी 16 होते हैं, और 16 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे। जैसे यहाँ 4 दे रखा है तो यहाँ पर 16 करेंगे, तो यहाँ पर 16 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 16 चौका 64 हो जाएंगे, बराबर ये हो जाएगा 157। फिर इसमें अब मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। यहाँ के बाद में हम क्या करेंगे, जितना हमारा पोटेशियम की जो संख्या दे रखी है यानी कि 39, तो इसमें हम इसका डिवाइड कर देंगे और इसकी परसेंट निकाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 39/157 मल्टीप्लाई 100। अब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद में इसका जो परसेंट आ जाएगी वो हो जाएगी 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 150 ओम है। यदि वोल्टेज 220 है तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1.46 एम्पियर होगा। अब इसे हम कैसे करेंगे, ज्ञात कैसे करेंगे, इसमें दिया है कि बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध बराबर, यानी कि इसे हम प्रतिरोध बराबर होता है यहाँ पे आर बराबर आ जाएगा 150 ओम, 150 ओम आ जाएगा। इसके बाद इसी में जैसे वोल्ट दे रखा है तो वोल्ट आ जाएगा वी बराबर है 220 वोल्ट। इसके बाद इसका फॉर्मूला बन गया आपका V बराबर IR। अब इसी में हम निकालेंगे आगे को, फॉर्मूला बन जाएगा V बराबर I/R हो जाएगा। तो हमें इसमें निकालना है हमें I, तो I बराबर हो जाएगा V/R। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 220 बटे हमारा दे रखा है वोल्ट, तो देंगे से 220 बटे 150। अब इसे हम 0 से 0 काट देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1.46 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 146 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि 5 मीटर प्रति सेकंड दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10 किलोग्राम। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें दे रखा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड दर से गतिशील एक कण की गति ऊर्जा 125 जूल है। अब इसमें हमें ये मेन पॉइंट है एक गतिशील कण की ऊर्जा, तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा 1/2 mv² बराबर 125 जूल। अब इसी में हम ये पूछ रहा है कण का द्रव्यमान हमें यहाँ पे क्या निकालना है, m। तो यहाँ पे आ जाएगा m/2 बराबर मल्टीप्लाई 25, यानी कि यहाँ पे 5 दे रखा है वर्ग, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 25 बराबर 125। अब 25 की इसे काट देंगे तो 5 बार कट जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 2 × 5 बराबर 10
किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर वो होगा 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर तो होगा 10। क्यों होगा? वो ऐसे होगा कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है। जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही परमाणु संख्या होगी। तो हमारा यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या जो दे रखी है वो 10 दे रखी है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है। यानी कि जो हम प्याज काटते हैं तो हमारे आंखों में आंसू निकल जाते हैं, वो किस कारण निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? वो इसका राइट आंसर होगा सल्फर। अब सल्फर जो होता है उसका प्रतीक एस होता है और ये 16 नंबर पर होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। ऐसे ही कार्बन जो होता है सी होता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। और ऐसे नाइट्रोजन जो होता है 7 नंबर पर होता है, इसका सिंबल एन होता है। ऐसे हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका सिंबल एच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट है। इसमें ये पूछ रहा है, इतने सारे ये एसिड या अम्ल या क्षार वगैरह जो भी दे रखे हैं, ये पूछ रहा है कि इनमें सबसे अधिक प्रबल कौन है, सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCl। अब इसमें और ये जैसे अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक इन सब में से जितने दे रखे हैं ये सबसे अधिक प्रबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी सांद्रता जो होती है बहुत अधिक होती है और ये पानी में घुलने पर आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट, और इसमें और भी होते हैं जैसे H2SO4 है या फिर HNO3 है। HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। इसका राइट आंसर होगा 1:8। अब हाइड्रोजन जो होता है हमारा यानी जैसे H2O है, H2O का यदि हम आधार निकालेंगे तो इसका वैसे एक ही होता है और यहाँ पे दे रखा है हमारा 2, तो 1 की गुणा हम 2 में करेंगे तो 2:16 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। अब इसे हम और सरल करेंगे तो 1:8 हो जाएगा इसका अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण। इसका राइट आंसर जो होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होगी, वो होगी हमारी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण। इसमें 2 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन अस्थायी कठोरता, तो अस्थायी कठोरता में आएगा आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और स्थायी कठोरता के लिए आएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि लेंस किससे बना होता है। लेंस बना होता है हमारा फ्लंट कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH और इसका आईपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। अब इसमें आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन में हम इसी में और भी क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछ लिया जाए कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है टार्टरिक।
इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ऐसे ही पूछ लेता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है हमारा मैलिक अम्ल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में पाया जाता है हमारा सिट्रिक अम्ल। इसी प्रकार पूछ लेता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजारकर तैयार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा भुजे चूने पर से क्लोरीन। अब इसे हम कैसे, अब भुजे हुए चूने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इजिकल टू, यहाँ से बन जाएगा डायरेक्ट CaOCl2 प्लस H2O। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है कि प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कवक से। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था आपका अलेक्जेंडर ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 18 कह रहा है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है, तो संसार में जो सबसे अधिक तेज में बढ़ता पौधा है वो होता है आपका बांस। क्वेश्चन नंबर, अब बांस जो होता है वो इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि बांस के घर किस राज्य में बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि बांस के जो घर बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्याज में खाद्य पदार्थ है, यानी कि जो प्याज जो होती है उसमें हम कौन सा भाग खाते हैं, तो इसका आंसर होगा मांसल पर्ण। अब इसमें और कई क्वेश्चन बनते हैं, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे आम और पपीता जो होता है, आम और पपीता में जो होता है हम क्या खाते हैं, तो वहाँ पे आएगा मध्य फलवृत्ति। जो आम और पपीता जो होता है वहाँ पर हम मध्य फलवृत्ति खाते हैं। ऐसे ही इसी में और बनता है कि अमरूद, अंगूर और टमाटर में कौन सा भाग खाते हैं, तो उसमें आएगा फलवृत्ति बीजांडसन। ऐसे सेब है, नाशपाती है, तो उसमें हम पुष्पासन खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 21 में है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है, गाजर का रंग जो होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है, तो इसका आंसर होगा आपका कैरोटीन, आंसर कैरोटीन हो जाएगा। और फिर इसी में और क्वेश्चन बन जाता है, कई क्वेश्चन हैं, जैसे टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका लाइकोपिन के कारण। इसी प्रकार जो हल्दी का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है कुमिन के कारण। ऐसे लहसुन में जो गंध आती है वो आती है एलाइसिन के कारण। तो इसमें 4 क्वेश्चन बन गए, 25 की जगह बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन कह रहा है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है, तो वो होता है कैरोटीन के कारण। और टमाटर का जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपिन के कारण। और हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है। लहसुन में जो गंध आती है वो एलाइसिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में है लौंग प्राप्त होता है, लौंग प्राप्त जो होता है वो होता है फूल की कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में है कि रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है, रेशम कीट की जो रेशम ग्रंथियां होती हैं वो किसका रूपांतरण है, तो वो है लार ग्रंथियां। अब इसमें मैं और डिटेल में बताना चाहूँगी कि रेशम कीट की जो रेशम लार ग्रंथियों का रूपांतरण जो होता है वो पतंगों की कई प्रजातियों में से किसी एक के रेशम उत्पादक लार्वा के सामान्य नाम है। रेशम के कीड़ों को विशेष रूप से संशोधित लार ग्रंथियों की एक जोड़ी के रूप में जाना जाता है, जिन्हें रेशम ग्रंथियां या सेरिकेटिस कहा जाता है, जो कोक्यून के
जो कोकून के उत्पादन में उपयोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित करता है। निम्न में से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित करता है। तो आंसर होगा आर्किड। अब आर्किड पौधा जो होता है वो आर्किड पौधा वातावरण जल को शोषित कर सकता है, यानी कि वातावरण जल को शोषित करेगा। यह इकोफाइटिक होता है, अर्थात दूसरे पौधे के ऊपर उगता है। इसमें से लटकने वाली जड़ें निकलती हैं जो वातावरण से नमी को शोषित करती हैं। नमी को सोखने में बोलामेन नामक स्पंजी ऊतक सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। हाइड्रोफाइट का मतलब ये होता है कि जो पौधे जल में रहते हैं उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एक जलीय पौधे। मरुस्थलीय आपके जैसे राजस्थान वगैरह में पाए जाते हैं, जैसे नागफनी वगैरह होता है, जैसे जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है वहाँ पर मरुस्थलीय पौधे पाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।